आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने साबिक वजीर दाखिला और कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम को सीबीआई ने बुध को रात उनके घर से हिरासत में ले लिया और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया और आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया गया। सीबीआई ने उनकी 5 दिनों की रिमांड मांगी है। ये पूरा मामला अब आगे किस रास्ते पर बढ़ सकता है और सीबीआई के शिकंजे से निकलना चिदम्बरम के लिए कितना मुश्किल है, ये तो वक्त ही बताएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर पेशगी जमानत की 2 अर्जी मंगल को खारिज कर दी थी। इसके बाद चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई और ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए 2 अलग अलग पेशगी जमानत की अर्जी दाखिल की। सीबीआई के खिलाफ दाखिल अर्जी का अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि चिदम्बरम पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन ईडी के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुनवाई होगी। ईडी भी चिदम्बरम को गिरफ्तार करेगी। ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए चिदम्बरम ने ये अर्जी दी है। तो हम आपको बता दें कि 5 दिन की रिमांड मांगी है सीबीआई ने और इस पूरे मामले को लेकर अभी समाअत जारी है राउज एवेन्यू कोर्ट में। देखना यह होगा कि क्या चिदम्बरम की मुश्किलें कम होती हैं या फिर नहीं, जमानत अर्जी पर सुनवाई होती है या फिर नहीं। उम्मीद यह की जा रही थी, जिस तरह से कयास से लगाए जा रहे थे कि 14 दिन की रिमांड सीबीआई मांग सकती है, लेकिन सीबीआई ने सिर्फ 5 दिन की रिमांड ही मांगी है। कल हमने पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा देखा, किस तरह से पहले पी चिदम्बरम सामने आए मीडिया के और उन्होंने एक तरह से लिखी हुई अपनी एक स्पीच पढ़ी और ये बताया कि वो किस तरह से बेगुनाह बेकसूर हैं, और उसके बाद वो अपने घर पर गए जहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और रात तकरीबन 10:30 बजे सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ रत्नेश द्विवेदी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। उसी के साथ ही सुमित नागपाल साहब हैं, एडवोकेट हैं, मेरे साथ जुड़ गए। और अब से कुछ ही देर में मेरे साथ आनंद साहू साहब बीजेपी के लीडर भी जुड़ेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सुमित जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी क्योंकि ये टेक्निकल और लीगल मामला है। अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अर्जी चल रही है। 5 दिन की सिर्फ रिमांड मांगी है सीबीआई ने, उम्मीद थी कि शायद 14 दिन की मांगी। आगे क्या होता देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो रिमांड होती है वो कानून के तहत 14 दिन से ज्यादा मिल नहीं सकती। तो सीबीआई जो है वो मैक्सिमम 14 दिन की रिमांड मांग सकती है एक केस में, और जब भी एक से ज्यादा केस होते हैं तो अलग अलग केसेस में रिमांड मांगी जाती है। लेकिन अभी फिलहाल इसमें जो सीबीआई वाला केस है उसमें मैं आपको ये भी समझा दूं कि क्यों 5 दिन की रिमांड मांगी गई है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो उसमें कुछ बातें जो है शुरू में पूछी जाती हैं, उनके ऊपर जो है फिर कभी कभी एक एक्यूज्ड को दूसरे एक्यूज्ड के साथ कन्फ्रंट कराना होता है। कई बार जो बातें निकल के आती हैं उनका फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो उसके बाद जो चीज निकल के आती है उसको फिर से एक्यूज से पूछना होता है कि आप इस चीज का एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो एक साथ कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी 14 दिन की रिमांड नहीं मांगती है। पहले वो मांगते हैं कि 3 दिन 4 दिन, जितना उन्हें लगता है कि क्योंकि इस केस में एक तो ये आपको समझना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है सारा, तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिससे कन्फ्रंट कराया जाएगा मिस्टर पी चिदम्बरम को। जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन आया था दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, ये कहा गया कि ये पूरे किंग पिन है, ये एक वर्ड जो है इस्तेमाल कर दिया गया। तो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है हम ये मान सकते हैं कि सीबीआई ने पेश किए होंगे अदालत के सामने, और अब उन सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जब एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा, जब ये पूछा जाएगा कि एफआईपीबी क्लियरेंसेस जब आपने दी किस तरीके से दी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन में एक केस की इन्वेस्टिगेशन करते करते दूसरे केस के तथ्य सामने आ जाते हैं, तो वो चीजें भी जरूर सीबीआई इसमें देखेगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग केस रहने वाला, और जो कोर्ट है उसमें भी कहूंगा कि आई कैन से कि फायरवर्क्स चल रहे होंगे इस टाइम। दोनों जो प्रोसिक्यूशन और जो डिफेंस है, दोनों में इस वक्त जोरदार बहस चल रही होगी। जी बिल्कुल, सीबीआई की जो दलीलें हैं वो पूरी हो चुकी हैं और कपिल सिब्बल जो है चिदम्बरम का अभी मौकिफ यहां पर रख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया हमेशा उन्होंने इसमें सपोर्ट किया, कभी ऐसा नहीं रहा कि वो एब्सकॉन्डिंग रहे। तो फिर ये सब कुछ क्यों किया गया है? क्या आपको लगता है ये सबसे स्ट्रांग पॉइंट है चिदम्बरम के हक में? देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई केस होता है, अगर उसे एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, जब उसे ये पता होता है कि मेरे ऊपर अरेस्ट का कोई खतरा नहीं है, तो अक्सर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उनके सामने ये परेशानी होती है कि वो इवेसिव आंसर देते हैं, मतलब गोलमोल आंसर देना अक्सर जो है। और चिदम्बरम चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उनके तकरीबन 40 साल की प्रैक्टिस है, तो आप ये समझ सकते हैं कि उनको अगर आप पूछताछ कर रहे हैं, उनको इंटेरोगेट कर रहे हैं, तो चिदम्बरम क्या बोलेंगे, उनको अपने एक एक शब्द
का लीगल इंप्लीकेशन पता है। तो ऐसे में कस्टोडियल इंटरोगेशन की मांग अक्सर की जाती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा कि जो व्यक्ति है, जो एक्यूज्ड है, उससे हम पूछ रहे हैं लेकिन वो जवाब सही से नहीं दे रहा, वो इवेसिव आंसर्स दे रहा है क्योंकि उसे पता है कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो अब जो है वो कस्टडी के अंदर हैं, अब उनको जो है कोऑपरेट करना पड़ेगा, सब कुछ बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने होती हैं। यहां पर अब जो 5 दिन का उनका रिमांड मांगा गया, तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि उनको हो सकता है 2 या 3 दिन का ही रिमांड मिले। तो ये भी अभी देखना होगा कि अदालत इस पे क्या फैसला लेती है। और सुमित जी ये भी देखिए कि अभी सिब्बल जब अपनी दलीलें पेश कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि मुख्य जो आरोपी है इसमें दरअसल वो उनके बेटे हैं और वो जमानत पर हैं और ये मुख्य आरोपी भी नहीं है और फिर भी इनको इस तरह से गिरफ्तार किया गया है। तो ये दलीलें मैं बता रही हूँ जो दलीलें फिलहाल चल रही है वहां कोर्ट में। देखिए, जो इसमें मुख्य जो वकील हैं वो हैं कपिल सिब्बल, वो पूरी तरह से इसमें बहस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि भारत में जो न्याय प्रणाली है उसमें अक्सर बोला जाता है कि बेल एंड नॉट जेल इज द रूल। ये हमेशा कहा जाता है। जेल इज द लास्ट रिजॉर्ट। जेल इज द लास्ट रिजॉर्ट। लेकिन जहां तक अगर इसका दूसरा पहलू मैं बताऊं तो ये जो रूल लागू होता है वो ये होता है कि अगर एक ऑफेंस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, उसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है, तो एक आरोपी को जबरदस्ती जेल में ना रखा जाए, उसको जो है जमानत दे देनी चाहिए। ये एक आमतौर पर इसका इंटरप्रिटेशन ये किया जाता है। लेकिन इस केस में अभी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ चल रहा है, पहली बार अरेस्ट हुआ है, उसके बाद जो रिमांड का टाइम है वो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का हक होता है पुलिस रिमांड लेना, अगर उनको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में जरूरत है कस्टोडियल इंटरोगेशन की। तो ये अभी प्रोसेस जो है वो चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा इस वक्त कोर्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा जो होगा वो होगा, और जो दोनों तरफ के वकील हैं, यू कैन से कि टॉप शॉट वकील हैं जो इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस कर रहे होंगे। वकील हम कह सकते हैं मुल्क के, और दोनों कांग्रेस के लीडर भी हैं। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से कांग्रेस ने पूरा अपना अमला जो है वो लगा दिया है और उनके पास वकीलों की एक फहरिस्त है जो टॉप वकील है सुप्रीम कोर्ट के, उसके साथ साथ कांग्रेस के लीडर भी हैं। रत्नेश जी, क्या अब इससे ये एक तरह से साफ हो गया है कि आप चाहे होम मिनिस्टर रहे हो, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हो इस मुल्क के, अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको लेकर कार्रवाई होगी, आप बच नहीं सकते। जो हमेशा से होता था कि अगर आप हाई पोस्ट पर बैठे हुए हैं, आप इस तरह से रसूखदार हैं, तो आप बच के निकल लेंगे, और कार्रवाई तो सिर्फ उन लोगों पर होती है जिनके पास पावर नहीं है। देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक बात तो एक मापदंड ये सरकार स्थापित कर रही है, ये बताने की कोशिश कर रही है कि आप कोई भी हो, हम आपको निकाल लाएंगे, आप पाताल में भी बैठे हों, चुनिंदा केसेस को छोड़ के। देखिए क्या है पूरा मामला कि हाई कोर्ट ने जो इन्हें प्रोटेक्शन कवर दी हुई थी, इंटरिम प्रोटेक्शन, वो हटाने के बाद इनका अरेस्ट होना लाजमी बन गया था। सीबीआई ने भी एक कैविएट फाइल की थी। कैविएट ये होता है, कई दिनों से मीडिया में ये वर्ड चल रहा है कि एक स्पेशल प्रोविजन होता है जिसके डायर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अगर आप जिसके खिलाफ वो फाइल की गई उसने कोऑपरेट नहीं किया। तो कैविएट, एक मैं आपको माफ कीजिएगा रोकूंगा, कैविएट का मतलब ये भी है कानूनी लैंग्वेज में कि जो दूसरा पक्ष है उसको बिना सुने कोई आदेश ना दिया जाए। तो ये वन साइडेड आदेश नहीं आना चाहिए। इसलिए सीबीआई ये चाहती थी कि अगर कोई इंटरिम प्रोटेक्शन उनको दिया जा रहा है पी चिदंबरम को, तो कैविएट उनका ये था सीबीआई का कि हमें पहले अपनी बात कहने का मौका दिया जाए, उसके बाद ही कोई आदेश दिया जाए। कल शाम को आपने देखा भी होगा, यही बात खबरें आ रही थी कि सीबीआई ने उनसे कहा था कि बगैर कुछ पूछे उनको सुने हुए ये चीजें आगे ना बढ़ाई जाए। ठीक है, ओके। दूसरी चीज ये है कि देखिए, आपने जैसे कहा बिल्कुल सही बात है, कई तरह की खबरें आ रही हैं, पक्ष में विपक्ष में। कार्ति चिदंबरम कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं किसी पर्टिकुलर इश्यू से, जैसे आर्टिकल 370 है, उससे ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं, ये बात भी लोग कहने से डर रहे हैं कि वो पुराना केस था जिसमें जब चिदंबरम साहब गृह मंत्री थे, अमित शाह जी को अरेस्ट किया गया था। लेकिन ये सारी चीजें, देखिए, चीजें जब बदलती हैं राजनीति में या सोसाइटी में, जिसका परिणाम सोसाइटी पे भी पड़ता है, तो ये लाजमी हो जाता है
कि हर किसी की अपनी कार्य प्रणाली होती है, काम करने का अंदाज होता है, और जब कोई नई सरकार आती है अपने नए सोशल वैल्यूज के साथ, नए पॉलिटिकल अंदाज के साथ, तो वो अपने हिसाब से काम करती है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। बिल्कुल। आनंद साहू जी, इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर, थोड़ा सा लेट हो गया आप, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि न खाऊंगा न खाने दूंगा ये मोदी जी ने कहा, लेकिन क्या ये सिर्फ अपोजिशन के लीडर्स के लिए है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा मुझे तो लगता है कि मैं जुडिशरी जो है सिस्टम भारत की, उसको नमन भी करता हूँ, कई बार आलोचना भी करता हूँ। ओके। उसका दो कारण है। आप कभी तिहाड़, आप पता नहीं आप गए हैं कि नहीं, मैं भगवान की कृपा से 3 बार वहाँ कैदियों को, मैं ऐसे भगवान की कृपा नहीं चाहती हूँ, इनमेट्स जो हैं उनको अवेयर करने के लिए मैं गया हूँ जी। और मैंने देखा वहाँ कि जो गरीब तबका है और युवा है, जो 18 साल से 40 साल का आयु का जो लोग हैं, सबसे ज्यादा 98% लोग वहां पर बैठे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो गरीब लोग हैं उनको न्याय कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है भारत में। और इसीलिए मैंने एक दिन हमारे देश के जो लॉ मिनिस्टर हैं उनको संजोग से उस दिन श्रमिकों के लिए एक योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लॉन्च कर रहे थे, तो श्रम योगी मानधन योजना। तो मैंने उनको कहा उस दिन, संजोग से सुषमा स्वराज जी हमारे बीच नहीं है अभी, वो भी थे, उनको भी श्रद्धांजलि देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। उनके वेदना जो थी वो हमारी वेदना से मैच करती थी। मैंने कहा कि आज गरीब लोग सबसे ज्यादा, जो वहाँ लेबर क्लास है वो सबसे ज्यादा तिहाड़ में है, तो क्या गरीब लोग ही अन्याय करते हैं या चोरी या डकैती या हेरा फेरी वही कर रहे हैं? बड़े लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन बड़े लोगों को न्याय जो है कहीं न कहीं ज्यादा मिलता है। यानी उनको आज देखिए, चिदम्बरम जी को भी इतने साल लगे, इतनी जांच, इतने कोर्ट में भी, जैसे अभी कैविएट बोल रहे हैं, वो सारे हर तरह का प्रोटेक्शन उनको दिया गया। लेकिन अंततोगत्वा जो होती है न्याय प्रणाली में कि जो तथ्य होते हैं उसको आप बहुत दिन तक छुपा नहीं सकते या गुमराह नहीं कर सकते हैं। तो जो जुडिशरी पेंडेंसी था, एक चीज जब पेंडेंसी में, आप सुन लीजिए, अब आप लोग बोले बहुत देर से बात कर रहे हैं, मैं तो कुछ बोला नहीं, आप बोले। मुझे ये लगता है कि जो पेंडेंसी होता है जुडिशरी में, आप अभी चिदम्बरम जी को और भी अपील करने का मौका मिलेगा, हर प्रकार से दलीलें करने का मौका मिलेगा, लेकिन जो तथ्य में अगर सच्चाई है तो ही कैनॉट बी सेफ्टगार्ड बाय एनी लॉयर और एनी जुडिशरी सिस्टम। क्योंकि हिंदुस्तान तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक राजा जो होता है जो देश का, प्रधानमंत्री नरेंद्र, डेमोक्रेसी में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि गरीब और अमीर दोनों के साथ बराबर न्याय कैसे हो, उसका जो है सुनिश्चित हो। उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कहीं ना कहीं हमें गरीबों के लिए न्याय प्रणाली को और सुगम बनाना पड़ेगा, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जितना प्रोटेक्शन, सुनिए, आप देखिए जितना प्रोटेक्शन कांग्रेस के जो नेता चिदम्बरम के लिए सारे कांग्रेस पार्टी दलीलें दे रही है। आज कोई गरीब का माई का लाल के लिए ये कांग्रेस पार्टी ने लड़ा क्या इतने साल तक, इसीलिए कांग्रेस मुक्त हो रहा है भारत से, और आगे भी होगा, ये मैं आप लिख के दे रहा हूँ। कल आनंद साहू जी, कल को अगर आपका कोई लीडर भी इस तरह से कोई फंसता है, निश्चित रूप से अगर कोई गलती करेगा तो मैं हूँ, चाहे कोई हो, पार्टी के साथ, कोई भी हो, पार्टी के। देखिए, मेरी बात अच्छा सुन लीजिए, मेरी बात ये सुनिए आप, कि कांग्रेस का ये इल्जाम है कि यही मेहनत जो आपने चिदम्बरम के लिए की, कि उनके घर में कूदा गया, सीबीआई किस तरह से वहां पर कूदी और किस तरह से पूरा हमने ड्रामा देखा, 10:30 बजे फिर वो अरेस्ट हुए, अगर इतनी ही तत्परता, इतनी एक्टिवनेस अगर मेहुल चौकसी, नीरव मोदी इस पूरे मामले में अगर दिखाई होती तो वो भी आज जेल में होते, वो भागने में कामयाब न होते। कांग्रेस आप पे इल्जाम लगा रही है। ये गलत बात बोल रहे हैं आप, कांग्रेस के वक्ता जैसा आप बिल्कुल मत बोलिए, क्योंकि कांग्रेस वालों ने भगाया। आपने सवाल नहीं सुना मेरा, आनंद साहू जी, मैंने कहा कि कांग्रेस हमने नहीं भगाया उनको, लगाया है। कांग्रेस वालों ने उनको सारा कागज पत्र तैयार करके भागने का सारा एजेंडा सिस्टम उन्होंने बना के दिया था, और इसीलिए वो उनको लाने का जिम्मेदारी जरूर हमारे पास है। उसके ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सारा देश का सिस्टम और लगा हुआ है, पूरा दुनिया के लॉ के साथ और गवर्नमेंट के साथ बात करके उनको कैसे लाया जाए उस पे भी चल रहा है। चाहे आप देखिए, चाहे आपका माल्या जी का, माल्या जी बहुत मुश्किल से अभी किसी तरह उनको थोड़ा सा राहत मिला है,
ऐसा नहीं है कि पूरी रात उनको लाने का पूरी रास्ता, चाहे नीरव मोदी हो चाहे कोई हो, कोई नहीं बचेगा। इतना जी साहब लगाकर मिस्टर लगा के ना उनको पैसा लेके भागे वो हमारे मुल्क में। वो देने वाले पैसा कांग्रेस के, भगाने वाले कांग्रेस के, आरोप जरूर आप लगा देते हैं बीजेपी के ऊपर। दीजिए ना इतनी उनको। देखिए एक चीज है, ये मेरे ख्याल से देश के कुछ चुनिंदा हाई प्रोफाइल केसेज में से गिना जाएगा। देखिए ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जब चार्जशीट फाइल हुई है 2G केस में भी, और उसके बाद जब चिदम्बरम साहब नरसिम्हा राव सरकार में कुछ मंत्री थे, मुझे ठीक नहीं मालूम, उस वक्त एक बहुत बड़ा कांड हुआ था हर्षद मेहता का, उस वक्त भी उनकी वाइफ का नाम आया था। तो ये कई सारे नेताओं, पॉलिटिकल फिगर अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी जो बार बार नाम आता है। और देखिए ये केस एक बहुत बड़े मीडिया समूह से जुड़ा हुआ है, जिसके 2 चुनिंदा लोग, 2 की प्लेयर्स ऑलरेडी उन पे केसेस चल रहे हैं, वो अरेस्ट हैं, वो जेल के पीछे हैं। तो ये कुल मिला के एक इतना बड़ा केस बन जाता है। और जैसे आपने कहा सुमित नागपाल जी ने कि जब एक केस की इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें कई सारे केसेस निकलते जाते हैं, और जैसा हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा, किंग पिन जैसा वर्ड इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि इसमें कई सारे क्लस्टर ऑफ केसेस बन जाएंगे धीरे धीरे। सुमित जी, अगर हम देखें इंद्राणी मुखर्जी जो कि अब सरकारी एक तरह से गवाह बन गई हैं, अप्रूवर बन गई, हाँ, तो आप ये देखें कि उनके ऊपर तो खुद इतने संगीन मामला दर्ज हैं, अगर वो इस तरह से, क्या वाकई में उनकी गवाही या उनकी इस तरह से अप्रूवर बन जाना क्या वाकई में इस केस को बहुत मजबूती देता है? देखिए आपको ना ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि वो शीना बोरा केस में आरोपी हैं, कत्ल के मामले में, जी कत्ल के मामले में उस केस में आरोपी हैं। INX के केस में जो CRPC है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो ये प्रावधान है उसमें कि किसी व्यक्ति को अगर अप्रूवर बनाकर उसमें जो है एविडेंस इकट्ठा की जाए और उसमें जो मेन रोल जिस व्यक्ति का होता है उसके खिलाफ अगर कार्रवाई की जाए, तो ये हमारे कानून में प्रावधान दिया गया है अप्रूवर बनने का। और उसी प्रावधान के तहत जो इंद्राणी मुखर्जी हैं उनको जो है अप्रूवर, उन्होंने कहा कि मैं बनना चाहूंगी, उनसे पूछा गया, उसके बाद उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी बातें रखी, एप्लीकेशन लगाई, और कोर्ट ने उस पर अपना माइंड अप्लाई करके एक जजमेंट दिया, एक ऑर्डर दिया कि हाँ आप अप्रूवर बन सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि CBI चाहे तो किसी को भी अप्रूवर बना दे, या कोई व्यक्ति चाहे कि मैं अप्रूवर बन जाऊं, तो ऐसे अप्रूवर बनना नहीं होता। उसमें कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ती है, कोर्ट के सामने मटेरियल रखना पड़ता है, और उसके बाद जो है अपने दलीलें देनी पड़ती हैं अगर कोर्ट को लगता है। देखिए अल्टीमेटली कोर्ट का काम क्या है? कोर्ट का काम है एक सच ढूंढना, जो सच है उसको सामने लेके आना, और दूसरा न्याय करना। अगर सच को सामने लाने में और न्याय करने में किसी व्यक्ति की ऐसी भूमिका है जो कि वो उस पूरे सच को सामने ला सकता है और उस पूरे जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें हेल्प कर सकता है, तो उसमें प्रावधान दिया गया है हमारे कानून में, और उसी के तहत जो है उनको अप्रूवर बनाया गया है। उसके बाद जो है अब उनकी जो गवाही है उसको यूज किया गया। और आप एक चीज समझिए, ये इतने कॉम्प्लेक्स क्राइम्स हैं, ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं, ये ऐसे क्राइम्स नहीं है कि इसमें कोई आपको आई विटनेस मिल गया और आपने उसकी गवाही के ऊपर जो है किसी को प्रोसिक्यूट कर दिया। यहां पर ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं। आप ये समझिए कि दूसरे देशों में जो है कंपनीज बनाई जाती हैं, वो कंपनीज यहां इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं। अब जो विदेशी कंपनी है उसके जो फंड्स हैं उसमें आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते या चेक नहीं कर सकते कि उनका जो पैसा वो कहां से आया। तो होता क्या था कि जो कई मैं बताऊं आपको रूट्स थे पहले, जैसे मॉरिशस रूट एक हमारे यहाँ बहुत नोटोरियस था। उसमें क्या था कि मॉरिशस में एक कंपनी बनती थी, उसमें पैसा कहीं से भी विश्व में जो है वो डाल दिया जाता था, और उसके बाद वो जो मॉरिशस में कंपनी बनती थी वो एक इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर देती थी। तो इस तरह से जो है जो चैनलाइज किया जाता था पैसे को। जब इस तरह के कॉम्प्लेक्स केसेस हो, जहां पर ऐसी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन हो, वहां पर अगर सच निकालने के लिए अगर उनको अप्रूवर बनाया गया इंद्राणी मुखर्जी को, मैं समझता हूं कि अदालत ने यह सोचा कि एक तो सच को सामने लाया जाए और दूसरा न्याय किया जाए। देखिए एक चीज और है कि ये सारी लड़ाई इस केस में मुझे लगता है ये कोई मसल पावर वाली नहीं, जैसे गांव में होती है कि किसी की जमीन हड़प ली, ये ट्रांजैक्शन वाली बात है, पेपर्स की डॉक्यूमेंट्री लड़ाई है। जो पेपर्स में मजबूत पड़ेगा, वो अगर वो सेफ्टी चाहते हैं चिदम्बरम या उनकी पार्टी के लोग, तो उनके पास पेपर्स होने चाहिए सपोर्टिव। दूसरी चीज, जैसे आपने कहा, कपिल सिब्बल ने कहा कि ये कोऑपरेट कर रहे हैं।
कोऑपरेट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप जब आप एब्सकॉन्डिंग नहीं है या कुछ नहीं है, वो बार बार रिजिड होते रहे। आप शुरू से देखें 2008-9 जब ये केस हुए हैं, अभी कल जब उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो पैथोलॉजिकल लायर्स हैं। तो ये रिजिडनेस कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट रिजिडनेस वो दिखाते रहे। कार्ती भी ऐसी बातें करते रहे, मतलब डिनाई करना वो भी रिजिडनेस है। बिल्कुल, अभी बहस चल रही है और कपिल सिब्बल ने ये कहा है कि भाई आप चेक कर लीजिए, चिदम्बरम का तो कोई खाता नहीं है बाहर विदेश में, और अगर पैसे का लेन देन हुआ होगा तो वो खातों के जरिए हुआ होगा। आपके पास कोई ऐसा आपके पास प्रूफ मौजूद है जिसमें आप ये दिखा सके कि वाकई में ये लेन देन जो है वो किस तरह से हुआ है? तो ये दलीलें पेश की जा रही है। अब इसमें ये भी देखा जा सकता है कि वाकई में अगर किसी ने अंदर खाने अगर इस तरह से पैसे लिए तो जाहिर सी बात है बैंक के थ्रू तो किया ही नहीं गया होगा ये पूरा मामला। देखिए, मैं आपको सही बताऊं तो ये सारा कुछ बैंक के थ्रू किया जाता है अगर इस तरह के व्हाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं। इसमें होता क्या है कि जो चिदम्बरम है उनका कोई खाता इन्वॉल्व नहीं होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए, प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना है कि चिदम्बरम साहब जो हैं वो बेनिफिशियरी ऑफ करप्शन है। आप ये समझिए कि बेनिफिशियरी ऑफ करप्शन है, और बेनिफिशियरी सबूत मतलब वो साबित करने के लिए उनको सबूत लाने पड़ेंगे। लेकिन आप ये भी समझिए कि अगर करप्शन हुआ है, अगर आईएनएक्स मीडिया केस में एफआईपीबी अप्रूवल के बाद तकरीबन 46 करोड़ का जो मेरे को जानकारी मिली थी वो अप्रूवल मिला था, माफ कीजिएगा 4.5 करोड़ के आसपास जो अप्रूवल मिला था, और 305 करोड़ रुपया पैसा जो है वो इन्वेस्ट करा दिया गया। एफआईपीबी क्लियरेंस 4.5 करोड़ की थी और 305 करोड़ रुपए का जो पैसा है वो कंपनी में इन्वेस्ट हुआ था। आप ये बताइए कि ये जो पावर है वो कौन एक्सरसाइज करता है कि क्लियरेंस दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? ये बात जरूर है कि उनकी तरफ से दलील दी जाएगी कि मिनिस्टर जो है उसने कहीं साइन नहीं किए थे, कमिटी थी ब्यूरोक्रेट्स की, उसने अप्रूवल किया था, वो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो अगर आपकी जो पावर थी, अगर आपने उसको सही से यूज नहीं किया, ये मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि सीबीआई का केस क्या है। हाँ। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये सीबीआई का केस है कि जो पावर है उसको एक्सरसाइज जो किया गया वो गलत तरीके से एक्सरसाइज किया गया। उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि जो इनके बेटे हैं कार्ति चिदम्बरम, उनको एक कंपनी एज ए कंसल्टेंट अपॉइंट करती है। और आप ये भी समझिए कि ये जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ था, पहले अप्रूवल नहीं हो गया था, पहले ट्रांजैक्शन हो गई थी, बाद में अप्रूवल सीख किया गया था। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑन द फेस ऑफ इट ये बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी वहां थी। अब कस्टोडियल इंटेरोगेशन का मतलब यही होता है कि जो एक एक्यूज्ड है उससे ये पूछा जाता है कि आपको ये एक दिख रहा है प्राइमा फेसी कि यहां पर इरेगुलरिटी हुई है, लेकिन उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आपने कहां लगाई? कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी? आप ये बताइए कि कौन सी प्रॉपर्टी आपने खरीदी, कौन से अब इसमें जो ईडी है या सीबीआई ये भी कहती है कि स्पेन जैसी कंट्री में एसेट्स हैं, बाकी फॉरेन कंट्रीज में इनके एसेट्स हैं, तो वो एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। वही बात है कि डॉक्यूमेंटल एविडेंस जो है वो जाहिर सी बातें पेश करने होंगे। और पी चिदम्बरम जैसे खुद जिन्होंने 40 साल वकालत में अपने, और आपको ये मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको बता दूं, एक भी शब्द अगर चिदम्बरम बोलते होंगे तो उन्हें पता होगा कि इसका लीगल इम्प्लीकेशन क्या है। तो उनको इंटेरोगेट करना बहुत मुश्किल है। जब डॉक्टर्स गए उनके पास सेहत का हाल चाल लेने, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बहुत कम बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है। और फिलहाल मेरे लिए वक्त एक ब्रेक का हो गया। ब्रेक में जाने से पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं, इस तरह की अपडेट मिल रही है, और अब अभिषेक मनु सिंह भी अपनी दलीलों को पेश कर रहे हैं। सीबीआई के लिए भी ये मामला बेहद टेढ़ा है। ये पूरा व्हाइट कॉलर करप्शन का मामला है और उसके साथ साथ चिदम्बरम जैसे इंसान को लेकर है।